हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग वेसिकुलर ट्रैफिकिंग के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर वो सारी प्रोटीन्स जो कि सिक्रीशन के लिए सिंथेसाइज होती हैं या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं या लाइसोसोमल प्रोटीन होती हैं, उनका वेसिकुलर ट्रैफिकिंग के थ्रू उनकी साइट ऑफ सिंथेसिस से उनको उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। ठीक है, जो प्रोटीन सिक्रीशन के लिए सिंथेसाइज होती हैं उनको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि कुछ प्रोटीन्स या कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनको सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से अपने अंदर इंटरनलाइज करती है, जिस प्रोसेस को हम लोग इंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया होगा कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे कि हमारी मैक्रोफेज जो कि इम्यून सेल्स होती हैं, वो एक होल बैक्टीरिया को या माइक्रोमोलिक्यूल्स को डायरेक्टली नॉन सिलेक्टिवली इंटरनलाइज कर लेती हैं, जिसको हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, इस फैगोसाइटोसिस में एक्टिन फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या करते हैं, नॉन स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसको इंटरनलाइज करके एक इंडोसिटिक बेसाई के लिए आप कहें तो वहां पे हम लोग टर्म देते हैं फैगोसोम में कन्वर्ट करके फिर लाइसोसोम पर डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, ये तो नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे सेल्स क्या करती हैं, अपने इन्वायरमेंट से कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर इंटरनलाइज करती हैं, जिसको हम लोगों ने पिनोसाइटोसिस नाम दिया था। ठीक है, इस लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ साथ कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल जो उस लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं वो भी सेल के अंदर में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस होती है। ठीक, एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, वो कंटिन्यूअसली इस इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से गुजरती रहती है। मतलब हर एक सेल में ये इंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। वो कुछ ना कुछ अपने अंदर में इंडोसाइटोस करती ही रहती है, चाहे वो किसी सेल सरफेस रिसेप्टर को हटाने के लिए कोई चीज इंडोसाइटोस कर रही हो, चाहे कोई हार्मोन की इंडोसाइटोसिस कर रही हूँ, चाहे लिपिड की इंडोसाइटोसिस कर रही हूँ, चाहे किसी मेटल आयन की इंडोसाइटोसिस कर रही हूँ, हर एक सेल में ये इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस बराबर चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप के इंडोसाइटोसिस की बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने टर्म दिया है रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। मतलब यहाँ पे जो इंडोसाइटिक, जैसे मैंने आपको फैगोसाइटोसिस के केस में बताया कि वहाँ पे नॉन सिलेक्टिव इंटरनलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस के केस में क्या होता है, स्पेसिफिक इंटरनलाइजेशन होता है। ठीक है, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस इज वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, ये मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक। और ये स्पेसिफिसिटी आती कहाँ से है, ये स्पेसिफिसिटी आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सपोज दैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये रिसेप्टर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर लाइगेंड से बाइंड करेगा, एक स्पेसिफिक लाइगेंड से बाइंड करेगा। स्पेसिफिसिटी कहाँ से आएगी, स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। ठीक, और ये स्पेसिफिक रिसेप्टर क्या करेगा, स्पेसिफिक लिगेंड से बाइंड करेगा, स्पेसिफिक लाइगेंड से बाइंड करेगा। ठीक है, अब जैसे ही रिसेप्टर और लाइगेंड का इंटरेक्शन होगा, स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक लाइगेंड से जैसे ही बाइंड करेगा, ठीक है, तो जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जिस रीजन में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जिस रीजन में, सपोज दैट ये पोर्शन है वो, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जिस रीजन में ये रिसेप्टर और लाइगेंड का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, ये क्या है, रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जिस रीजन में ये रिसेप्टर और लाइगेंड का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, वो रीजन क्या होगा, इंटरनलाइज होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बड ऑफ होना शुरू हो जाएगा। यहां से क्या शुरू होगा, बडिंग शुरू होगा। ठीक, इस रीजन की बडिंग स्टार्ट होगी और जैसे ही यहाँ पे बडिंग स्टार्ट होगी, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक पिट का फॉर्मेशन होगा और फिर कोटेड वेसाइकिल बन जाएगी, कोटेड वेसाइकिल बन जाएगी, जिस वेसाइकिल के थ्रू यहाँ से जो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो भी मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल यहाँ पे इंटरनलाइज किया गया है, उसका उसका जो है इंडोसाइटोसिस होगी, उसको उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है रिसेप्टर
मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स में इंडोसाइटोसिस की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में जो वर्टिब्रेट सेल्स होती हैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली इंडोसाइटोस्ड क्या क्या इंडोसाइटोस्ड करते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 पे आता है कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग LDL पार्टिकल्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन ट्रांसफेरिंग, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन लाइक इंसुलिन, ठीक। एंड सम ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसमें कुछ रिसेप्टर्स आएंगे जिनका डाउन रेगुलेशन किया जाता है, सम ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक। तो ये मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको वर्टिब्रेट सेल्स क्या करती हैं, इंटरनलाइज करती है या फिर इंडोसाइटोस करती है, ठीक है। हम लोग 2 एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, हम लोग LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफरिंग आयरन कंटेनिंग ट्रांसफरिंग की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कि इनका इंडोसाइटोसिस किस तरीके से होता है, और इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस कैसे होगी, ठीक है। सबसे पहला काम तो यह है कि रिसेप्टर लाइगेंड एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और फिर वो एक वेसाइकिल में पैक हो। तो यहाँ पे वेसाइकिल कौन सी होंगी, यहाँ पे जो वेसाइकिल्स यूज होंगी रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस में, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस occurs via क्लेथ्रिन AP2 coated pits and vesicle, क्लेथ्रिन एंड AP2 कोटेड वेसाइकल्स या पिट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, पहली चीज तो ये हो गया। और रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस की खास बात ये होती है, यहाँ पे जो रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है वो इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जनरली रिसाइकिल बैक हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, मतलब रिसेप्टर की रिसाइकलिंग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, रिसेप्टर इन्वॉल्व in endocytosis generally recycled back to the plasma membrane, ठीक। तो ये 2 चीजें यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात है। जो रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस होगी वहां पे जो वेसाइकिल होगी या पिट होगी वो क्लेथ्रिन AP2 कोटेड पिट होगी, ठीक है। और जो रिसेप्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जनरली मोस्ट कॉमनली वो रिसाइकिल बैक हो जाता है कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। कोलेस्ट्रॉल की इंडोसाइटोसिस की बात करते हैं, इंडोसाइटोसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को सेल्स कैसे इंटरनलाइज करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से सेल्स इंटरनलाइज करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है, सेल्स टेक अप द लिपिड्स, कोई भी लिपिड हो, लिपिड्स फ्रॉम द ब्लड by from the blood in the form of well defined lipoprotein complex,
लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। मतलब जो सेल्स होती हैं वो अगर लिपिड का अपटेक कर रही हैं तो वो एक वेल डिफाइंड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही लिपिड को अपटेक करती हैं, जिसको हम लोग लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, जब हमारा जो लिपिड है वो किसी लिपोप्रोटीन के साथ में लगा होगा तभी सेल्स उनको इंटरनलाइज करती हैं। ठीक है, अब सेल के पास में जो हमारा लिपिड है या फिर हमारा फैट है या कोलेस्ट्रॉल है वो आएगा कहाँ से। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि वो सोर्स कौन कौन से हैं जहां से लिपिड आएगा, जहां पे लिपिड अकोमुलेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लिपिड जो होता है वो हम डाइट के थ्रू लेते हैं। ठीक, हम जो डाइट लेते हैं उसमें क्या होगा, लिपिड होगा। ठीक है, डाइट में लिपिड होगा और इस लिपिड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, दूसरा, या तो ये डाइट से आ रहा होगा या फिर जो लिपिड हमारा स्टोर्ड है, स्टोर्ड इन द कोलेस्ट्रॉल, स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू, या तो जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड है वो लिपिड होगी। ठीक है, तो ये दो ऐसी जगह हैं जहां पे आपको लिपिड मिल सकता है इंस्टेंटली। एक तो डाइट के थ्रू आया हुआ लिपिड जो कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा होगा, और दूसरा लिपिड हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड है। ठीक है, जब सेल्स को जरूरत होगी, जब कभी भी जो हमारा फैट डिपॉजिट है एडिपोज टिश्यू में या फिर इंटेस्टाइन में, जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहां पे एक स्पेसिफिक पाथवे बनाया गया है, एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन यूज होती है। ठीक है, उस कैरियर प्रोटीन को हम लोग कहते हैं लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, मैमल्स में अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग 4 तरीके की लिपोप्रोटीन्स पाई जाती है। इसमें इन मैमल्स ठीक, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग 4 तरीके की लिपोप्रोटीन होती है। एक तो होती है काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, ये जो न्यूट्रल लिपिड्स होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा HDL होता है और VLDL लिपोप्रोटीन होती है। ठीक है, ये सारी लिपोप्रोटीन्स पाई जाती हैं मैमल्स में, जो मेनली लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं या लिपिड के एंडोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं, लिपिड के इंटरनलाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग LDL मीडिएटेड जो कोलेस्ट्रॉल का इंडोसाइटोसिस होता है, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि LDL होता क्या है। सबसे पहले LDL की बात करते हैं कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जो हमारी लिपोप्रोटीन्स होती हैं, कोई भी लिपोप्रोटीन होती है उसके 2 मेजर कंपोनेंट होती हैं। एक तो हमारा लिपिड होगा और एक हमारी प्रोटीन होगी, इसीलिए हम उसको लिपोप्रोटीन बोल रहे हैं, लिपोप्रोटीन। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो लिपिड होता है दैट इज द फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर होती है। और जो हमारे लिपोप्रोटीन का नेचर होता है या उसकी पूरी सेल का जो नेचर होता है वो एम्फीपैथिक होता है, एम्फीपैथिक नेचर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जो लिपोप्रोटीन होते हैं 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक तो लिपिड जिसमें एक फास्फोलिपिड मोनोलेयर होती है। ठीक है, और दूसरी होती है प्रोटीन, और इसी प्रोटीन से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होता है वो इसी के साथ में रैप रहता है या इसी में इम्बेडेड रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं LDL के पास क्या क्या होगा। ठीक है, तो LDL जो है दिस इज द स्फीयर ऑफ 20 to 25 नैनोमीटर। ठीक है, ये एक स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसका जो डायमीटर है वो क्या है 20 to 25 नैनोमीटर। ठीक है, इसके पास जो एम्फीपैथिक आउटर सेल है इट इज कंपोज्ड ऑफ, मैंने आपको बताया कि जो आउटर सेल है वो लिपिड की बनी होती है और दिस इज कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर। ठीक, फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर की बनी होती है। ठीक, एक प्रोटीन होगी, प्रोटीन क्या होगी, प्रोटीन इज अ सिंगल लार्ज प्रोटीन कॉल्ड एज ApoB100। ठीक है, जो प्रोटीन यहाँ पे LDL के केस में पाई जाएगी वो है हमारी ApoB100।
ठीक है। और यही प्रोटीन जो है कोर बनाती है, और इसका कोर में क्या होता है, कोर ऑफ द पार्टिकल पैक्ड विद कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो कोर है इस पार्टिकल का उसमें क्या होगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा, और जो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के साथ में कैरी किया जाएगा वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एस्टर के फॉर्म में होगा। मतलब एस्टरीफाइड कोलेस्ट्रॉल को, ये एस्टरीफाइड कोलेस्ट्रॉल को ही ये कैरी करती है। एस्टरीफाइड कोलेस्ट्रॉल को ही एलडीएल कैरी कर पाते हैं। ठीक है, अब जब एक बार जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल के साथ में पैक हो गया, मतलब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल में आकर के अटैच हो गया, तब क्या होगा, जब हमारा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आया और वो एलडीएल के साथ में ज्वाइंट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इस एलडीएल का रिसेप्टर जो होता है, एलडीएल रिसेप्टर क्या, LDLR में इसको लिखूंगा। एलडीएल का रिसेप्टर ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल का कॉम्प्लेक्स बना है ये अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एलडीएल रिसेप्टर की। तो एलडीएल रिसेप्टर क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं एलडीएल रिसेप्टर की। ठीक, मैंने कहा एलडीएल और एलडीएल प्लस कोलेस्ट्रॉल का जब हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो वो एलडीएल रिसेप्टर से आकर के इंटरेक्ट करेगा। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं एलडीएल रिसेप्टर होता क्या है। इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ 839 अमीनो एसिड। इसके पास 839 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे हैव अ सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, एक सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है। ठीक, हैविंग ए शॉर्ट सी टर्मिनल सेगमेंट एट फेसिंग द साइटोसॉल। साइटोसॉलिक सेगमेंट होता है, छोटा सा होता है, और उसको हम लोग सी टर्मिनल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके पास एक लॉन्ग एंड टर्मिनल सेगमेंट होता है जो कि एक्सोप्लाज्मिक रीजन में होता है, और जिसके पास में क्या होता है, एलडीएल बाइंडिंग डोमेन होता है। इसके पास में क्या है, एलडीएल बाइंडिंग डोमेन है। ठीक, एलडीएल बाइंडिंग डोमेन के पास में 716 रिच रिपीट्स होती हैं, 716 रिच रिपीट्स होती हैं, व्हिच इंटरेक्ट विद, ये 716 रिच जो हमारी रिपीट्स होती हैं वो किसके साथ में इंटरेक्ट करती हैं, एपोबी 100 के साथ में, एपोबी 100 ऑफ एलडीएल के साथ में इंटरेक्ट करती हैं, और फिर बाइंडिंग हो जाती है। अब रिसेप्टर और लिगेंड आपस में इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो अब क्या होगा, अब इंटरनलाइजेशन होगा। ठीक है, अब जहां पे रिसेप्टर और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है वहां पे सबसे पहले पोर्ट प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन शुरू होगा, और जो पोर्ट प्रोटीन यहाँ पे बनती है वो क्लेप्टिन और AP2 कॉम्प्लेक्स से मिलकर के बनती है। तो सबसे पहले पिट बनेगी, पिट बनने के बाद पिंच ऑफ होकर वेसाइकिल का फॉर्म ले लेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, AP2 जो कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, उसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद क्लेप्टिन का पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा और इंटरनलाइजेशन होगा। जैसे ही इंटरनलाइजेशन होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स है, जो हमारी कोटेड वेसाइकिल है, ये जाकर के फ्यूज होती हैं अर्ली इंडोसोम से। ठीक है, फिर अर्ली इंडोसोम के बाद में क्या होता है, ये लेट इंडोसोम में जाकर के फ्यूज करती हैं। ठीक, लेट इंडोसोम का पीएच जो होता है वो बहुत डाउन होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 5 के आसपास उसका पीएच होता है। ठीक है, और ये जो हमारा रिसेप्टर होता है, एलडीएल का जो रिसेप्टर होता है, इसकी खास बात ये होती है कि ये अपने लाइगेंड के साथ में सिर्फ न्यूट्रल पीएच पे टाइटली बाउंड करता है। जैसे ही पीएच ड्रॉप करता है, क्या करता है, अपने लाइगेंड को छोड़ देता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही लेट इंडोसोम में हमारा कॉम्प्लेक्स पहुंचेगा रिसेप्टर लिगेंड वाला, वहाँ का पीएच सफिशिएंटली लो है, और ये क्या करेगा, रिसेप्टर और लाइगेंड आपस में डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब लेट इंडोसोम के बाद में जो हमारा एलडीएल है, एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये डिलीवर हो जाएगा लाइसोसोम के पास, और जो हमारा रिसेप्टर जिसने अपने लिगेंड को छोड़ दिया है वो वापस कहाँ पे लौट जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल के अंदर में हमारा एलडीएल पहुंचेगा, वहाँ पे जो हमारे लाइसोसोमल प्रोटीन हैं वो एपोलिपोप्रोटीन वाले पोर्शन को हाइड्रोलाइज कर देंगे, और लाइसोसोम में कोलेस्ट्रिन एस्टरेज होते हैं, वो कोलेस्ट्रिन एस्टर को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल को अलग कर देंगे। ठीक है, अब वहाँ पे फ्री कोलेस्ट्रॉल होगा, वो जैसी सेल की नीड होगी उस हिसाब से बाहर आकर के वो यूज में लाया जाएगा, चाहे वो मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में यूज किया जाए, चाहे वो अदर कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स बनाने में यूज किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बना के थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस को समझते हैं, किस तरह से कोलेस्ट्रॉल की इंडोसाइटोसिस होती है।
ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सपोज दैट एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जहां पे एंडोसाइटोसिस होनी है। ठीक है, ये हमारा एलडीएल बाउंड कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल के साथ में मैंने आपको पर्पल कलर से दिखाया हुआ है और ये एलडीएल का रिसेप्टर है। सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्टर और लिगेंड की बाइंडिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाइंडिंग दिखा दिया है इसी वेसाइकिल के अंदर। उसके बाद पिट का फॉर्मेशन होगा। पिट के फॉर्मेशन के टाइम पे सबसे पहले AP2 का पॉलीमराइजेशन होगा। मैंने रेड कलर से AP2 दिखाया है और ग्रीन कलर से मैंने क्लेथ्रिन कोटेड। तो सबसे पहले AP2 क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स बनेंगे। ठीक है, जैसे ही बाइंडिंग कंप्लीट हुई, अब यहाँ से वेसाइकिल की बडिंग होगी और पिंचिंग ऑफ यहाँ से स्टार्ट होगी। क्या होगी, पिंचिंग ऑफ, पिंचिंग ऑफ। और इसके लिए मैंने आपको बताया था एक जीटी पेज होता है, जीटी पेज होता है जिसको हम लोग डायनेमिन बोल रहे थे, डायनेमिन। ठीक, यहाँ पे जीटी पेज आएगा डायनेमिक, जो कि यहाँ से पिंचिंग ऑफ कराएगा। पिंच ऑफ होने के बाद एक कोटेड वेसाइकिल हो गई। और ये कोटेड वेसाइकिल क्या है, क्लेप्थ्रिन AP2 कोटेड वेसाइकिल है। ठीक है, जिसके पास में हमारा एलडीएल रिसेप्टर जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से बाइंड किए हुए है, ये जाकर के सबसे पहले फ्यूज करता है अर्ली इंडोसोम से और इमीडिएटली लेट इंडोसोम से जाकर के फ्यूज कर जाता है। जैसे ही लेट इंडोसोम में पहुंचता है, यहाँ का पीएच लो होता है, जबकि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास का पीएच कितना है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल पे बाइंड करता है और जैसे एसिडिक पीएच आता है, ये हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को छोड़ देता है। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा एलडीएल रिसेप्टर है वो वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लौट आएगा और जो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो पहुंच जाएगा लाइसोसोम में। लाइसोसोम में मैंने आपको बताया कि लाइसोसोमल प्रोटीएजेज हैं जो कि एपोलिपोप्रोटीन का जो सरफेस एपोलिपोप्रोटीन वाला पार्ट है उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे और वहां पे कोलेस्ट्रिल एस्टरेजेज हैं। क्या है, लाइसोसोमल, लाइसोसोमल कोलेस्ट्रिल, कोलेस्ट्रिल एस्टरेजेज हैं, एस्टरेजेज हैं। ये क्या करेंगे, जो हमारा एस्टरीफाइड कोलेस्ट्रॉल आया है उसके एस्टर बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फ्री हो जाता है। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक, अब ये कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलेगा, जैसे इसकी जरूरत होगी यूज होगा। यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, टूटने के बाद ये इतनी चीजें यहाँ पे लाइसोसोम में प्रेजेंट होती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जैसे इसकी जरूरत पड़ती है सेल इसको अपना यूज करके लेते हैं। ठीक है, एक डिजीज होती है, हेरिडिटरी डिजीज है बेसिकली, जिसको फैमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रीमिया कहते हैं। ठीक है, फैमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रीमिया के केस में क्या होता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ठीक, रिसेंटली जब स्टडी की गई कि ये फैमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रीमिया में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है, तो वहाँ पे देखने में आया, वहाँ पे रिसर्चर्स ने पाया कि जो फैमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रीमिया के जो भी पेशेंट्स होते हैं उसमें जो एलडीएल का रिसेप्टर होता है, एलडीएल रिसेप्टर जो होता है वो म्यूटेटेड बनता है, डिफेक्टिव बनता है, डिफेक्टिव बनता है, जिसकी वजह से जो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसका इंटरनलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब ये डिफेक्ट कई तरह का हो सकता है। ठीक है, पहला डिफेक्ट ये होता है कि जो हमारा रिसेप्टर बन रहा है वो रिसेप्टर प्रॉपर तरीके से उस रिसेप्टर की प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पा रही, मतलब जो प्रोटीन हमारी एलडीएल रिसेप्टर की बनी वो प्रॉपरली बनी नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारा रिसेप्टर बना डिफेक्टिव है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपना काम नहीं कर पा रहा। ठीक, दूसरा रिसेप्टर है, दूसरी कंडीशन होती है कि जो हमारा रिसेप्टर है वो प्रॉपरली सिंथेसाइज तो हो गया लेकिन वो फोल्ड नहीं हो पाया। अगर कोई प्रोटीन अपने नेटिव कन्फॉर्मेशन में फोल्ड नहीं हो पाती तो वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन पड़ी रहेगी और इसका प्रीमेच्योर डिग्रेडेशन कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि रिसेप्टर बना भी और रिसेप्टर अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच भी गया लेकिन रिसेप्टर में सेंसेशन ही नहीं है, मतलब वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो हमारा एलडीएल वाला पोर्शन एपोबी100 जो है उससे वो बाइंड ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। ठीक, एक और कंडीशन होती है जिसमें कि रिसेप्टर हमारा प्रॉपरली बनता है, बाइंड भी कर जाता है, लेकिन रिसेप्टर और लाइगेंड का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका इंटरनलाइजेशन ही नहीं हो पाता है। ठीक है, इंटरनलाइजेशन ही ना हो पाए। ठीक है, इस कंडीशन में जब स्टडी की गई कि ये कंडीशन क्या है, बहुत ही अमेजिंग कंडीशन वहाँ पे दिखाई पड़ी, तो साइंटिस्टों ने जब इसकी स्टडी की तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि जो एलडीएल रिसेप्टर होता है इसके पास एक सॉर्टिंग सिग्नल होता है, इसके पास एक सॉर्टिंग सिग्नल होता है
और उस सॉर्टिंग सिग्नल में कुछ रिपीट्स पाई जाती हैं NPXY की। N का मतलब होता है हमारा एस्पराजिन, P का मतलब होता है प्रोलीन, X मतलब एनी अमीनो एसिड हो जाएगी, और Y का मतलब होता है टायरोसिन। ठीक, तो ये रिपीट पाई जाती है। तो वहां पे देखा गया कि वो पोर्शन रिसेप्टर का, वो पोर्शन या रिसेप्टर के जीन का वो पोर्शन जो इस सीक्वेंस को कोड कर रहा था वो म्यूटेटेड था, जिसकी वजह से NPXY नहीं बन पा रहा था, और इसी NPXY से AP2 कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है, AP2 बाइंड करके फिर पिंचिंग ऑफ कराता है, इसीलिए इंटरनलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब वहां पे एक और कंडीशन देखी गई जिसमें कि NPXY भी कायदे से बना था, NPXY भी ठीक ठीक पाया गया। तो वहां पे देखा गया कि NPXY से बाइंड करने वाली जो AP2 की जो सब यूनिट है, जो सब यूनिट NPXY से बाइंड कर रही थी, वो भी वहां पे म्यूटेटेड होगी। इसका मतलब LDL कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ना होता है उसमें मल्टीपल म्यूटेशंस फंक्शन करते हैं। ठीक है, ये जितने भी म्यूटेशन मैंने आपको बताया, आप लोग रिवाइंड करके वीडियो को फिर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आपको जस्ट याद रखना है कि रिसेप्टर में कितने तरह के म्यूटेशंस हो सकते हैं, कितनी कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से LDL कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे बढ़ सकता है, और उसकी वजह से फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरेमिया जो हमारी डिजीज होती है, हेरिडिटरी डिजीज है बेसिकली, ये पाई जाती है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग आयरन के इंडोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।